हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मानव हिंदी क्लासेस। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज से आपके लिए नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। जो ये पाठ है निबंध विधा में लिखा गया। निबंध विधा यानी कि जैसे आप ऐसे लिखते हैं उस तरह से ये पाठ लिखा गया है। यहाँ पर ये पूरा पाठ प्रेमचंद जो साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं, एक बहुत बड़े लेखक हैं। आप उनके बारे में बहुत सारे पाठ पढ़ चुके हैं, उनके बारे में ही है। जो लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके सामने लेखक प्रेमचंद का एक चित्र है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और उस चित्र में प्रेमचंद ने जो जूता पहना हुआ है वो फटा हुआ है। उसी फटे हुए जूते के बारे में ये पूरा पाठ लेखक ने बड़ी ही सुंदर ढंग से लिखा है। और इस पाठ को पढ़कर बहुत से जीवन के ऐसे पहलू हैं जो आपके सामने आंखों के सामने घूमने लग जाएंगे, जो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो दुनिया बदलना चाहते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, वो कैसे दुखों से अपना समय गुजारते हैं, यही इस पाठ का बताया गया है। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। देखते हैं अब पाठ। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूंछों को भरा पूरा बतलाती हैं। अब यहाँ पर उनका चरित्र चित्रण किया गया है कि वो किस तरह के दिखते हैं। पतले हैं, उनकी कनपटी चिपकी हुई है। कनपटी यानी कि कान के पास वाला हिस्सा, और पतले हैं तो हड्डियाँ उनकी उभरी हुई हैं, और उनकी मूछें जो है वो घनी है, जिससे उनका चेहरा क्या लगता है, भरा पूरा लगता है। और डाला क्या हुआ उन्होंने, कुर्ता पजामा डाला हुआ, कुर्ता और धोती डाली हुई है, सिर पर टोपी है। और क्या जो फोटो है लेखक हरिशंकर परसाई जी के सामने, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कौन खिंचा रहे हैं? प्रेमचंद जी। अब पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिस पर ये पूरा पाठ लिखा गया है, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बंद मतलब जिनके लेसेस जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि इवन बंधे हुए हैं, वो जैसे मर्जी बांधे गए हैं। लापरवाही से उपयोग करने के बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल गई है। आप देखते हैं ना, लेसेस के स्टार्टिंग में एक लोहे का निब लगा होता है जिससे कि हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, पिरो सकते हैं। तो वो भी टूट गया है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी बंद कस लिए जाते हैं। बंद मतलब कि लेसेस। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि, मेरी किसकी, लेखक की, लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी, इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को अलग पोशाकें पहनने बदलने का गुण ही नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। अब यहाँ पर फोटो देखकर जो जो विचार आ रहे हैं मन में, सबसे पहले जब देखा कि जो फोटो में शूज़ डाले हुए हैं वही फटा हुआ है, बायां जूता फटा हुआ है, तो बड़ी हैरानी हो रही है कि अगर फ़ोटो में ऐसे कोई इंसान बैठ सकता है तो बाकी तो क्या, फ़ोटो में तो हम अपने अच्छे से मेकओवर करके अच्छे से तैयार होके ही बैठते हैं। तो इस फिर लेखक सोचता है कि नहीं, प्रेमचंद जी को पता ही नहीं है कि पोशाक कैसे बदलनी है, अलग कैसे है, कुछ भी ऐसा नहीं पता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। साहित्यिक पुरखे कहा गया है यहाँ पर। इस शब्द को समझते हैं। अब कहते हैं ना हमारे पुरखे, यानी कि हमारे बाप दादा परदादा, पुरखे उनको बोलते हैं जो हमारी पीढ़ी जो चली गई है। तो यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद एक बहुत बड़े नाम के साथ जाने जाते हैं। तो यानी कि जो अब हरिशंकर परसाई जी हैं उनके लिए वो उनके बड़े हैं, तो बड़े को वो पुरखे। तो प्रेमचंद जी जो चले गए हैं, हरिशंकर परसाई जी, उनका जिक्र अपने बड़े यानी पुरखों के रूप में कर रहे हैं। जैसे हम अपने दादा परदादा का करते हैं, ऐसे ही साहित्य में वो उनके बड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको साहित्यिक पुरखे कहा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जूता फट गया है? तुम्हें जरा भी संकोच लज्जा झेप नहीं हो रही? क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानते, धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सारे प्रश्न हैं जो लेखक उस चित्र से पूछ रहे हैं कि ठीक है, फट गया था जूता, डाल आए, हो गया,
तो पर ये धोती जो तुमने डाली हुई इसे अपने जूते के नीचे दबा लेते, फोटो में नहीं दिखता, पर ऐसा क्यों? और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, जैसे फ़ोटो क्लिक करने से पहले फोटोग्राफर बोलते हैं ना रेडी, तो वो, तो क्या तुम्हारी परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी? दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया गया होगा। विचित्र सी है अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब वो उपहास यानी मजाक और व्यंग्य क्यों है, इसके बारे में क्या कह रहा है लेखक कि जो लेखकों की ज़िंदगी है वो बहुत गरीबी में गुजरती है, उनको अपना गुजर बसर करने के लिए भी साधन नहीं होते। दुनिया की पीड़ा वो अपनी लेख के माध्यम से दुनिया के सामने लाते हैं, पर उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। इस पाठ के माध्यम से कटाक्ष भी है, मजाक उड़ाया गया है कि लेखकों की स्थिति सामने लाई गई है। तो आगे देखते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब फ़ोटो में वो हंस रहा है, अपने ऊपर तो हंस नहीं रहा है कि फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है, और फिर भी देखो कॉन्फिडेंस की हंस रहा है। तो फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। तो यहाँ पर गरीबी देखिए कि फ़ोटो में भी जूता फटा हुआ है। तो ये लेखकों की विडंबना दिखाई गई है यहाँ पर कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं। और कहने को प्रेमचंद साहित्य की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके ऐसे रो पड़ना चाहता हूँ कि मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। अब क्योंकि वो भी उसी विधा से हैं, लेखक विधा से ही हैं, लेखक ही हैं वो भी, हरशंकर परसाई जी। अब वो उनके दुख को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख ये मेरे अंदर एक कलेश मैंने लड़ाई की तरह, मेरे अंदर बड़े सारे सवाल उठ गए हैं और रो देना चाहता हूँ, पर तुम्हारी जो ये व्यंग्य भरी मुस्कान है ना कि दे दो जितने दुख देने हैं, जितना मर्जी पीड़ा देनी है, हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे, मुझे रोक देती है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है। होता ही है, फ़ोटो खिंचाने किसी का कोट डाल लिया, वो वर मतलब दूल्हे की तरह दिखाई देते हैं। कार मांग ली फ़ोटो खिंचाने के लिए, किसी की भी कार पे टेक लगा के हम फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और लोग तो दूसरे की बीवी के साथ फ़ोटो खिंचाने में भी नहीं हिचकती। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं, परफ्यूम जिससे फ़ोटो से खुशबू आ सके। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अब ये सारे क्या हैं? कटाक्ष हैं, व्यंग्य है कि परफ्यूम लगाकर, मतलब लोग इतने ज़्यादा दिखावा करते हैं कि फ़ोटो कराते हुए भी परफ्यूम लगाए कि जैसे वो फ़ोटो भी फ्रेगरेंस देगी। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम के नहीं मिलते थे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो पाँव में रहना चाहिए और टोपी जो सिर पर रहती है, इज्जत है। तो टोपी यानी कि जो अपना आन बान सम्मान के साथ काम करते हैं, जो दूसरों के आगे नहीं झुकते, उसकी कीमत कम है, यानी कि मेहनती लोगों की वैल्यू कम है। और जूता यानी कि चापलूस लोग, यहाँ पर जूता जो पाँव में रहना चाहिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चापलूस लोगों की वैल्यू पहले भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है। आज भी मेहनती लोगों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। ये विडंबना मेरी इस तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। आगे देखिए, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है। अब ये कौन कह रहे हैं? हरशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरा जूता भी इतना अच्छा नहीं है पर ऊपर से बढ़िया दिख रहा है। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे
तला फट गया है। वो कह रहे कि ऊपर दिखाने के लिए जूता मेरा बिल्कुल सही है, नीचे से बिल्कुल वो मेरा तला फटा हुआ है, जिससे कि मेरी तलवा ज़मीन पर घिसता है, रगड़ खाता है और लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। मतलब कि हम दिखावा करते रहेंगे। दिखावे करने के चक्कर में चाहे हमारी ज़िंदगी कितनी हराम हो जाए, हम कितने ही परेशान हो जाएं, हम दिखावा करते रहेंगे। पर प्रेमचंद जी ने उस दिखावे का विरोध किया। उस फोटो में उन्होंने जो हाल है उसके साथ खुश होकर वो फ़ोटो कराई है। अब आगे देखते हैं। तुम फटा जूता बड़ी ठान से पहने बैठे हो। ठाठ तुम्हारा ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। जीवनी माने ऑटोबायोग्राफी। तुम्हारा ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। जो तुम ये व्यंग्य मुस्कान, जो तुम्हारे चेहरे पर ये दूसरों की हंसी उड़ाने वाली एक मुस्कान है, उससे मेरा हौसला टूट रहा है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? मतलब फ़ोटो से ही कितने सारे प्रश्न, क्योंकि वो लेखक हैं और लेखक का काम ही है एक छोटी सी बात को बहुत अच्छे से वर्णन करना। और यहाँ पर भी एक फटे जूते से एक पाठ को किस तरह से उभारा है लेखक ने, ये काबिले तारीफ़ है। और ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है कैसे उन्होंने एक लेखक के दर्द को दुनिया के सामने रखा है। क्या होरी का गोदान हो गया? यहाँ पर ये प्रेमचंद के जो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं उनकी चर्चा है। गोदान प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा लेख है। क्या उसमें गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू के खेत को चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? ये सारे क्या हैं? उनके लेख हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें लाइब्रेरी से लेकर पढ़ें तो आपको इनका मतलब समझ में आएगा। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। प्रेमचंद क्या करते थे अपने लेखों में? वो बच्चा दुनिया के ऐसे ऐसे पहलू, गरीबी के ऐसे पहलू हमारे सामने लाते थे जो कि किसी का भी दर्द हमारे सामने उड़ेलने की शक्ति रखते थे। तो ये सारी बातें उसी दर्द को जाहिर करती हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, जनता का दुख दूसरों के सामने लाने वाला लेखक, ये तुम्हारा ही जूता, तुम्हारा ही दर्द कैसे है? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? अब पैसा ना हो, कोई घर में बनिया पैसा लेने आ गया तो उससे बचने के लिए घर से क्या बहुत दूर दूर तक जाकर आते थे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। यहाँ पर कुंभनदास भी आप पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी में आप इनके बारे में पढ़िए, आपको सारा पता चलेगा। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब वो यहाँ पर कुंभनदास की जो काव्य पंक्तियाँ वो कह रहे हैं कि आते जाते पन्हैया घिस गई, पैरों में पहनने वाला जूता घिस गया है, और जो हरि का नाम है वो भी भूल गया है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा है, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। उन्होंने कहा है कि जिनको बुलाने से दुख पैदा होता है उनको सलाम करो, दूरी रहने दो, दुखों को क्यों बुलाना। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब ये प्रश्न फिर से बना हुआ है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि जो तकियानुसी परंपराएं हमारे समाज में हैं, जिससे प्रेमचंद जी जिन्हें मानने को तैयार नहीं थे,
तो उन जो रूढ़ियों को तोड़ने के लिए आपने वो टीला, जो बुराइयों का टीला बन गया था, एक पहाड़ बन गया था बुराइयों का, तो उसे तोड़ने के लिए तुम उस पर ठोकर मारते रहे, ठोकर मारते रहे। और वो ठोकर मारने से वो परत तो टूटी नहीं, वो टीला तो टूटा नहीं, पर तुम्हारा जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसकी बगल से भी तो निकल सकते थे, टीले से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घुस भी तो चली जाती है। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए लेखक की, छोटी छोटी बातों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो वो बुराई है, जब दुनिया उससे आंखें बचाकर निकल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुमने ही क्यों उसमें जाकर पैर को मारा? तुम भी तो साइड से रास्ता बदल कर जा सकते थे, आंखें बंद कर सकते थे ना, उन बुराइयों को मत देखते, तुम भी चापलूस बन जाते, तुम भी एक तरह से जूता बन जाते, ना सिर का वो ताज रहते। और ज़रूरी थोड़ी है हर नदी पहाड़ को फोड़ कर ही आगे बढ़ती है, रास्ता भी तो बदल लेती है ना नदियाँ, तो तुम भी उस तरह से अपना रास्ता बदल लेते, तो क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती? तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी? नेम धर्म वाली कमजोरी। होरी उनके गोदान का क्या है? एक नायक है। अब नेम धर्म मतलब जो बात कह दी, अपने वादे के प्रण के पक्के उसे तोड़ना नहीं। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। घृणित मतलब जो तुम्हें लगता है कि ये इंसान समाज के लिए कलंक है, गलत है ये करने वाला, तो तुम उसे हाथ की उंगली से इशारा करके नहीं बताते। इतना भी तुम उसे वैल्यू नहीं देते कि अपना हाथ ही उसकी तरफ उठाओ, नहीं, तुम उसकी तरफ अपने पाँव की उंगली, वो फटे जूते से ही तुम दिखाते हो कि ये इंसान कितना गंदा है, ये समाज के लिए कितना नुकसानदायक है। तुम यह उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। व्यंग्य मुस्कान की यानी कि जितना भी तुमने तोड़ना चाहा, बुराइयों के आगे क्या हुआ? प्रेमचंद ने अपना सर नहीं झुकाया। उनके कारण जितने भी दुख उन्हें सहन करने पड़े, उन्होंने हंसते हंसते वो दुख सहन किए। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं। हम जैसे लोग जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नीचे से लहूलुहान हो रहे हैं, पर हम दिखावा करते जा रहे हैं, हम पर हंस रहे हो। उन पर जो टीलों को बरकरार बाजू से निकल जाते हैं, बुराइयों को देख कर भी समाज के सामने अपने लेख में उसे प्रस्तुत नहीं करते। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है। मैं चलता हूँ, मगर मेरी उंगली को ढांकने की चिंता मैं तलवों का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। अब यहाँ लेखक अपने आप को भी कह रहा है कि मैंने सिर्फ दिखावे के उसमें क्या किया है, अपना तलवा, जूते का तलवा फट गया और मेरा पैर लहूलुहान है, जिससे मैं चलने के भी काबिल नहीं रहूँगा, पर दिखावा कर रहा हूँ। तो मैं लेखक होने के नाते तुम्हारी हर पीड़ा को समझ रहा हूँ। प्रेमचंद जी की हर पीड़ा लेखक के मन को छू रही है। तो इस पाठ के माध्यम से जो बताया गया है वो कि जो संसार में बुराइयों को दरकिनार करता है, उनके बारे में आवाज़ नहीं उठाता, उनके बारे में कोई परवाह नहीं करता, और अपनी मंजिल के लिए जैसे भी रास्ता निकालता रहता है, वो आज क्या है, महंगा है, वो जूते की तरह वैल्यूएबल है। और जो इस समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है, तो वह हमेशा जो सिर पर बिठाया जाना चाहिए, उसे वो वैल्यू नहीं मिलती। तो होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।